अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू सेशन के साथ। पिछले सेशन में जैसा कि आपको पता है हम अपना पेपर सॉल्व कर रहे थे, अभी भी हम उसी पेपर की कंटिन्यू करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 21 सवालात तकरीबन हल कर चुके थे, हम 22वें सवाल की तरफ गामज़ान हैं जिसमें हम कुछ हिस्सा हल कर चुके थे, लेकिन हम दोबारा से 22वें सवाल को ही लेते हैं। गज़ल के लग़वी मायने क्या हैं? गज़ल के लग़वी मायने जो हम लोगों ने किताबों में पढ़े हैं और अब तक हमें पता है, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, या महबूब से बातें करना, या इश्क़ मोहब्बत की बातें करना। और एक इन सब से अलग हट के आता है ज़ख्मी हिरन की आवाज़। आपका पेपर सॉल्व। आपके निसाब में राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना शामिल है? हमारे निसाब में राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला शामिल है। इंटरनेट के ज़रिए आप पैगाम किस तरह भेजते हैं? इंटरनेट के ज़रिए हम पैगाम मोबाइल के ज़रिए भेज देते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए भेज देते हैं। और ख़बर किसे कहते हैं? बताइए भाई, ख़बर किसे कहते हैं? ख़बर कहते हैं हर वो चीज़ जो आम लोगों के लिए हो, आम लोगों की, जिससे आम लोगों को निस्बत हो, या आम लोगों के लिए काम की हो, या ऐसी चीज़ जो हर किसी को हर वक्त पता ना हो और उसका पता लगना हर इंसान को ज़रूरी हो, और उसकी ज़िंदगी पर उस खबर का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट पड़े, उसे खबर कहते हैं। खबर की डेफिनेशन देखना क्या है हमारे, खबर की तारीफ देखना। ऐसी कोई बात जो चौंका दे, या ऐसी कोई बात जो पहले जैसी ना हो या लीक से हट कर हो, वो खबर के ज़ुमरे में आती है। हाँ, और वो जो था सवाल के इंटरनेट के ज़रिए पैगाम किस तरह भेजते हैं? ईमेल के ज़रिए, लेकिन व्हाट्सएप से भी भेजा जाता है, फेसबुक से भी भेजा जाता है ना? तो कई सारे तरीक़े हैं जो आप लिख सकते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसके मायने हैं, ये सीधे सीधे मायने नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं कि ये है क्या। ये मुहावरा है। किसकी मोहब्बत में चिड़िया और चिड़ी का नुकसान हुआ? यहाँ मोहब्बत है, अगर मोहब्बत पूछेंगे तो औलाद की मोहब्बत, और अगर सोहबत पूछेंगे कि कहाँ रहते थे, किसका असर इन पे पड़ा, तो सोसाइटी का असर पड़ता है। और वो जो सोसाइटी थी वो वकील साहब वाली सोसाइटी थी, क्योंकि जिनके घर में वो रह रहे थे, और जो चूँकि तो वहाँ फिर मोहब्बत की जगह लफ्ज़ सोहबत आना चाहिए। कंप्यूटर मिस्टेक है, आप इसका अंदाज़ा रखते हैं, अगर आपने किताब पढ़ी है तो आप ये भी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर मोहब्बत पूछें तो औलाद, और अगर सोहबत पूछें तो बैरिस्टर साहब, जिसके घर में उन्होंने अपना घोंसला बनाया। हसरत मोहानी का पूरा नाम बताइए। हसरत मोहानी का पूरा नाम फजलुल हसन। हसरत मोहानी का पूरा नाम फजलुल हसन। हसरत ने अपनी गज़लों में कौन सा रंग पैदा किया? हसरत ने अपनी गज़लों में कौन सा रंग पैदा किया? बताइए। हसरत ने, गज़ल तो हमें आपको पता है कि हम गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल में किसी भी तरह के मज़ामीन और किसी भी तरह के रंग पैदा क्रिएट किए जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं। लेकिन हसरत ने जो रंग गज़ल में पैदा किया वो हमें नस्र की, अफसाने की इक़साम में मिलता है। हमेशा याद रखिएगा, वहदत तासुर, सिर्फ एक ही तासुर एक ही किस्म का हो। गज़ल जिस टॉपिक पे, जिस नज़रिए से गज़ल कही जा रही है, वही नज़रिया शुरू से लेकर आखिर तक उनकी पूरी गज़ल में मौजूद रहेगा, जिसे हम कहते हैं वहदत तासुर। मुबालगा शायरी में क्यों इस्तेमाल होता है? मुबालगा शायरी में क्यों इस्तेमाल होता है? मुबालगा शायरी में अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए, अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, या गलो करने के लिए इस्तेमाल होता है। हसरत के महबूब और उसकी मोहब्बत में क्या, हसरत के महबूब और उसकी मोहब्बत में क्या चीज़ दिखाई देती है?
हसरत का जो महबूब है और उसको उसकी मोहब्बत में, दोनों में क्या चीज़ उसे दिखाई देती है। अगर हम हसरत मोहानी को देखें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, गौर करें, तो हम ये देखते हैं कि हसरत मोहानी न सिर्फ आला पाए के शायर थे, तो लेकिन दूसरी तरफ वो जंग आज़ादी के एक सरगर्म कारकुन भी थे, सिपाही भी थे। तो उनकी ज़्यादातर उस वक्त की जो उस वक्त का उनका जो कलाम है उसमें वतन अज़ीज़ से मोहब्बत दिखाई देती है, हिंदुस्तान की मोहब्बत की मिट्टी की महक दिखाई देती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हसरत के महबूब और उसकी मोहब्बत में उन्हें हिंदुस्तान की महक या मिट्टी की महक या अपने वतन की महक, मिट्टी की महक दिखाई देती है। सर सैयद का असल नाम क्या था? लगाइएगा ज़रा, सर सैयद का असल नाम क्या था? सर सैयद का असल नाम सैयद अहमद था। ये चीज़ें जो हैं सिर्फ नॉलेज बेस हैं। आपने किताब पढ़ी है, आपको चीज़ें याद हैं। आप किताब नहीं पढ़ी तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिससे कभी कभी अक्सर एक्सपर्ट या माहिरीन को भी हो जाती है, जहन से स्लिप होने लगती हैं। इम्तियाज़ अली ताज के मशहूर ड्रामे का नाम? आँख मीच के अनारकली, सीधा सीधा अनारकली। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़म नई तहजीब में क्या पैगाम दिया? उन्होंने पैगाम दिया, क्या पैगाम दिया? उन्होंने ये पैगाम दिया कि इस वक्त अंग्रेज़ी तहजीब की अंधाधुंध तकलीद की जा रही है। जिसे देखो अंग्रेज़ी तहजीब के पीछे पड़ा हुआ है, उसको फॉलो किया जा रहा है, और उनके खुद की तहजीब जो हिंदुस्तानी तहजीब है वो मिटती चली जा रही है। और उन्होंने क्या करा? अंग्रेज़ी तहजीब की अंधाधुंध तकलीद और उसके असरात का बयान किया है। ठीक है, और हिंदुस्तानी तहजीब की बताया कि मिटती चली जा रही है, क्योंकि लोग जो डोमिनेंट सोसाइटी है, हिंदुस्तानी के लोग नहीं, हर किस्म में जहाँ पाए जाते हैं, जो डोमिनेंट सोसाइटी है हमेशा उसकी तहजीब को फॉलो किया जाता है, उसको पैरवी की जाती है। गालिब शुरू में क्या तखल्लुस करते थे? गालिब शुरू में असदुल्ला तखल्लुस किया करते थे। और अख्तर अंसारी शायरी में किस सिम्त से ज़्यादा जाने जाते हैं? देखिए अख्तर अंसारी, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा इनको, उसके हिसाब से ये छोटी छोटी शायरी करते थे, छोटी छोटी, 2 शेरों की, 3 शेरों की, 4 शेरों की, 5 शेरों की, 4 मिसरों की, 10 मिसरों की, 3 मिसरों की। तो वो चीज़ हमें क़तात में नज़र आती है। तो हमें जो चीज़ नज़र आती है फिर ये क़तात में या रुबाइयात, तो यहाँ रुबाइयात इनकी नहीं है, हमारे जो निसाब में है इनके क़तात हैं। तो हाँ, वो हम जिस चीज़ में मशहूर है, जो हमारी किताब में, हम वही लिखेंगे कि ये अख्तर अंसारी हमें अख्तर अंसारी शायरी में क़तात में ज़्यादा जाने जाते हैं। 4 मिसरों वाले यानी दो शेर वाले चीज़ें। ओके, ठीक। ऊपर दिए गए सवालों में से किन्हीं 10 सवालों के जवाब दीजिए। हमने 10 के 10 दे दिए, आपको जो अच्छा लगे वो 7 चुन लीजिएगा, या जहां आप कंफ्यूज हो सिर्फ वही 3 कीजिए, वही 7 कीजिएगा, बाकी 3 करने की ज़रूरत नहीं। मंदरजा झेल इक़्तिबास की तशरीह सियाक और सबाक के साथ कीजिए। फजर होते, देखिए सियाक और सबाक यानी राइटर का नाम और सबक का नाम आपको लिखना है साथ में। फजर होते जो गई आज मेरी आंख झपक, दी वहीं आके खुशी ने दरे दिल पर दस्तक, पूछा मैं कौन है, बोली कि मैं हूँ गाफिल, न लगे शौक में जिसकी कबो शाइक की पलक। लगे आंसर? या तो ये कर लीजिए, या इसके अलावा दूसरा इन्होंने दे रखा है, पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करें सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फक हुआ थर्रा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए। तशरीह कर लिए सबक और सबक के साथ कि पहला जो शेर के टुकड़े हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और जो दूसरे हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। दोनों में से जो आपको अच्छे से याद हो वही करेंगे। यह अशार तशबीब तमीद के हैं। ये बंद सौदा के कसीदे के लिए से लिए गए हैं। कौन से वाले बंद? जो पहले वाले हैं वो ये वाले, फजर होते गई हो जो गई, ये खुशी से है। खुशी में उनको खुशी का कसीदा उन्होंने लिखा होगा। उसके से जो शुरुआत के जो शेर होते हैं तशबीब यानी तमहीद वाले जो शेर हैं वो शेर हैं। इसे शायर ने निहायत खूबसूरत और नए अंदाज में पेश किया। कसीदे की शुरुआत वो इस तरह करते हैं कि फ़जर के वक्त, अब आप जो लफ्ज़ हैं उसकी तर्जुमानी करते जा रहे हैं कि फ़जर होते गई जो आज मेरी आँख झपक, यानी फ़जर के वक्त जैसे सुबह का टाइम आया, मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, मुझे नींद आ गई, हल्की सी नींद में था, तो मैंने किसी को अपने करीब महसूस किया, यानी अध जगी आँख में या सोए आँख कंडीशन में। उसने आंखें बंद किए हुए पूछा तुम कौन हो? किसने पूछा?
उसने यानी मैंने पूछा ना, तो उसने जवाब दिया क्योंकि जो सोया है उसको महसूस हो रहा है, तो उससे जो जिसको महसूस हो रहा है वही तो पूछेगा, मैं या आप तो नहीं पूछेंगे। तो जो सोया बंदा है उसने पूछा कि आप कौन हो या तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया बड़ी हैरत की बात है, तो मुझे पहचानते नहीं, जानते नहीं, मैं वो चीज़ हूँ जिसकी तरफ में लोगों का चैन ख़त्म हो जाता है, लोगों की नींद उड़ जाती है। मेरी चाहत की वजह से ना किसी को नींद आती है, ना किसी को सब्र व करार मिलता है, और मेरी ख्वाहिश पर हर शख्स के दिल में होती है, और मेरा नाम खुशी है। कामयाबी की खुशी, किसी भी तरह की खुशी हो, खुशी तो खुशी है ना, तो मेरा नाम खुशी है। तो यहाँ पे आपकी ये तशरीह पूरी हो जाती है, और ये बंद सौदा का है, ये आपका सीधे तजवीब का लिया गया है, ये आपको ज़रूर लिखना है। दोनों के नंबर अलग अलग हैं। अगर ये 4 नंबर का है तो एक नंबर में तो 2 नंबर, एक नंबर में तो वो सवाल है कि सियाक और सबाक, और बाकी 3 नंबर की तशरीह है। और अगर ये 5 नंबर का है या 6 नंबर का है तो 2 नंबर का वो और 4 नंबर की तशरीह। तो अगर आपको जो भी चीज़ याद है और आपने लिख दिया तो आपको नंबर लाजमी मिलना है। अगला करते हैं। अगला हमारा मरसिया था। ये जो चीज़ है हमारे मरसिया का सवाल है, ये हमारे यहाँ जो हम मरसिया का जिक्र करते हैं तो मीर अनीस और दबीर का करते हैं। 10वीं में हमने मीर अनीस का पढ़ा था, और यहाँ सलामत अली दबीर का पढ़ा गया हमारे जो सिलेबस में है, सलामत अली दबीर। और हमारे साथ अच्छाई बात है, अच्छी बात यह है कि मरसिया दोनों में से किसी एक शायर का, उसमें मीर अनीस का और यहाँ मीर दबीर का, मिर्ज़ा दबीर का। तो ये सिर्फ याद रखने वाली बात है कि कौन सी क्लास में किसका मरसिया है, और सिर्फ आप सबक का सियाक और सबाक में लिखेंगे कि ये बंद मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। अगर आपको पूरा नाम याद है तो सलामत अली दबीर लिख दिए, नहीं तो सीधा सीधा मिर्ज़ा अली दबीर के मरसिए से लिया गया है। तशरीह देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं। तशरीह में कह रहे हैं शायर ने इमाम हुसैन की खुददारी और इज़्ज़त नफ्स को बयान किया। आपने पढ़ा ना, बहुत गैरतमंद थे, बच्चे को प्यासे थे, उसको वो बच्चा प्यासा था, उसको लेके जा रहे थे, उसमें किसी लेडी ने कहा कि आप चलो, हाँ उसके पास अपना नहीं तो बच्चे के लिए सवाल कर दीजिए। अब गैरत और खुददार आदमी के लिए सवाल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत परेशानी वाली बात है। लगाई तो आप हज़रत अली असगर के लिए इमाम हुसैन पानी लेने के लिए गए, तो उनसे ये कहा गया आप इसे यजीद की फ़ौज के पास ले जाएं। जब आप यजीद की फ़ौज के करीब पहुंचे और सवाल करना चाहा तो खुददारी और गैरत की वजह से शर्मसार हो गए और चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले आपने अपनी तमाम ज़िंदगी में कोई सवाल ही नहीं किया था, किसी से भी नहीं किया था। उन्होंने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाकर अली असगर का प्यास की शिद्दत से निढाल चेहरा उन लोगों के सामने कर दिया। ये इसकी तशरीह है। जी फरमाइए। सबक तो पता है आपको, सबक और सियाक माने राइटर, मुसन्निफ, लिखने वाला। इक्तिबास का मतलब पैराग्राफ, तशरीह का शेर का मतलब बंद का मतलब जो शेर आपको दिए गए। अच्छा, नहीं ये बंद मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के मरसिए से लिया गया है। शुरुआत ऐसे करेंगे, और इस बंद में शायर ने, यहाँ पे शायर का नाम भी लिख सकते हैं, शायर भी लिख सकते हैं। इस बंद में शायर ने हजरत इमाम कैफियत का जिक्र करते हुए बताया कि जब आपसे मासूम
हजरत अली असगर की बिगड़ती हालात ना देखी गई। इस तरह आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जवाब ज़रूर सवाल लिख के सवाल नंबर जो है वो डालेंगे, सवाल नंबर 23, और फिर शुरू कर देंगे लिखना। इस तरह आप लिखना शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप उन अल्फाजों का इंतखाब ना करें जो शेर में दिए गए हों, और ये ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल वही पूरे के मुकम्मल अल्फाज इस्तेमाल करें जो शेर में दिए गए। अपने हिसाब से कुछ लफ्ज़ शेर में से लेकर कुछ लफ्ज़ अपने हिसाब से सोचकर आप उसको बयान कर सकते हैं, वो काउंट किया जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे उसमें। देखिए 2 नंबर तो आपके इसी में ही मिल गए, जैसे ही आपने उसका राइटर का नाम लिखा और कहाँ से लेगा ये लिखा, 6 में से 2 नंबर मिल गए, बाकी 4 2-2 नंबर के तो वो हैं शेर हैं, वो 2-2 नंबर के जितना भी आप एक्सप्लेन कर दोगे वो 4 नंबर में से 4 3 कहीं ना कहीं तो आपको नंबर मिल ही जाने। अब आइए कसीदे की तारीफ लिखिए, उसके अज़ाए तरकीबी लिखिए। कसीदे के लफ्ज़ी मायने गुदा के हैं, गुदे से गाढ़े मगज़ के गाढ़े गुदे के हैं, लेकिन ऐसा कलाम जो कसद करके लिखा जाए उसे कसीदा कहा जाता है। दोनों बातें लिखेंगे। कसीदे के अज़ाए तरकीबी देखिए, इसमें सिर्फ ये देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है कि इसके अज़ाए तरकीबी लिखें। अज़ाए तरकीबी की डिटेल नहीं लिखनी, वजाहत नहीं करनी, कि उसका सिर्फ नाम लिखना है। तशबीब ये नहीं लिखना कि इसमें शुरू के तमहीदी शेर होते हैं, इसमें हमदिया शेर बयान किए जाते हैं, इसमें गज़ल बहार या दास्तान बयान की जाती है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखना है। तशबीब, गुरेज, मदाह या मुजम्मत, दुआ या हुस्न तलब, और अगर मुजम्मत है तो बद्दुआ भी लिखेंगे। यहाँ आपका ये पूरा सवाल हो जाता है। मुश्किल से 3 लाइनों में सारा जवाब आपका आ जाएगा। या इसके बाद इन्होंने लिखा मरसिया की तारीफ लिखिए और अज़ाए तरकीबी लिखिए। मरसिया की तारीफ लिखेंगे, मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है जिसके माने रोना, मातम करना। मुराद वो नज़म है जो किसी शख्स के मरने पर लिखी जाती है, मरसिया। लेकिन अगर लफ्ज़ खाली इस्तेमाल मरसिया लिखा जाता है तो उससे उर्दू अदब में हज़रत हसन हुसैन की शहादत के ज़िक्र वाली नज़म को मरसिया कहा जाता है। और अगर खाली मरसिया के साथ कोई नाम आ जाता है तो उसे शख्सी मरसिया कहा जाता है, जैसे मरसिया गालिब। लेकिन लफ्ज़ अगर सिर्फ मरसिया है तो आप उसे बताएंगे कि वो रिसा से निकला है, और किसकी उसमें लिखा गया शहादत, किसके बयान पे, किसके शहादत के वो उस पर लिखा गया, हज़रत इमाम हसन हुसैन की शहादत के मौके के बयान पर, वाक़े पर मुतासिर होकर लिखी जाने वाली नज़्म मरसिया कहलाती है। अब इसके जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं कौन कौन से पार्ट्स, वो पार्ट्स आपको लिखने हैं। नंबर 1 चेहरा, सरापा, रुखसत, रजज़, आमद, रुखसत के बाद आमद, रजज़, जंग, शहादत, बैन। देखिए अगर तरतीब से लिखेंगे तो नंबर पूरे मिलने हैं, लेकिन तरतीब आपकी इधर उधर हो जाती है तो नंबर फिर भी मिलेंगे, लेकिन पूरे ना मिले, एक आध नंबर कट भी सकता है। अब सौदा की हालत ज़िंदगी पर नोट लिखिए। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदा गो शायर हैं। कैसे इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, कैसे जिए, कैसे मरे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी, किससे खफा होते तो क्या करते थे, किससे राज़ी होते तो क्या करते थे। अब और इनके बारे में ये कहा जाता है कि खड़े खड़े अगर किसी से बज़्ज़न हो गए, किसी से बुरे, कोई बात इनकी बुरी, किसी की बुरी लगी तो खड़े खड़े उसकी हिज्ब में शेर बयान करना शुरू कर दिया, यानी उनका कसीदा हिज्ब कसीदा लिख दिया। और अगर किसी से मुतासिर हुए, ऐसा लगा कि हाँ उससे खुश हो गए, तो उसी वक्त उसकी तारीफ़ में कसीदा लिखना शुरू कर देते थे। बहुत आला पाए के शायर थे, और लोग बाग इनसे मिलने से सिर्फ इसीलिए कतराते थे कि हमारी कोई बात इनको बुरी न लग जाए। और खुश मिजाज थे, बदला संज थे, गरीबी से निकले हुए इंसान थे, और जो इनकी ज़िंदगी, शुरुआत की जो ज़िंदगी बीती वो कसम पुरसी की हालत में बीती। और इसमें 2 चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेट ऑफ डेथ, यानी कब इनका जन्म हुआ और कब इनका इंतकाल हुआ। ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इसमें आप ये तमाम चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं वो लिख देंगे, बात आपकी बन जाएगी। और जो मैंने इनके पॉइंट्स बताए कि
इनके जो मिजाज था, बहुत नाजुक मिजाज थे। अगर अच्छी तबीयत को अच्छी लगती थी कोई बात तो उसकी तारीफ में खड़े खड़े शेर कह दिया करते थे। लिखने सोचने के लिए, मतलब ऐसा नहीं था कि अगर किसी की तारीफ में कुछ लिखना है कि इन्हें सोचने के लिए वक्त दरकार हो, फौरी तौर पर इतने ज़हीन थे कि फौरी तौर पर ज़बान से शेर अदब बिखरना शुरू हो जाते थे। ये ज़रूर लिखे गए इनके लिए। आगे चलते हैं। या मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की हालत ज़िंदगी पर नोट लिखिए। दोनों में से कोई एक जो आपको याद हो, लेकिन दोनों की एक बात तो दोनों में कॉमन होनी ही है। कौन कौन सी? दोनों की जन्मदिन, तारीख पैदाइश और दोनों का इंतकाल, विसाल का दिन। ये दोनों चीज़ें ज़रूर लिखिए। और मिर्ज़ा ज़बीर के बारे में आप इनके ख़ानदान के मुतालिक भी लिखेंगे, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, किसके पोते थे और किसके पौधे थे, किसके शागिर्द थे और किससे मुतासिर थे। ये 3 सवालों के जवाब इनके इसके साथ साथ ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा ये भी लिखिएगा कि लखनऊ के मशहूर शायरों में से शुमार होता था और मरसिया सिर्फ ऐसा लगता था कि इन्हीं दो शायरों पर आकर ख़त्म अपनी मिराज को पहुँची और उसके बाद कोई इन जैसा, न इनसे पहले न इनके बाद कोई इन जैसा हुआ जो मरसिया लिख सके। मरसिए को मुसद्दस में मुंतकिल करने वाला जो फ़न है वो इन्होंने ही पूरा किया। इसके बाद मरसिया इन जैसा कभी ना लिखा गया। और इनकी जो हालत ज़िंदगी मिलेंगी आपको अपनी किताब में है, जिसमें बयान किया गया है कि ये इनके जो आबाओ अजदाद थे वो भी आला दर्जे के शायर थे और वो भी हसन हुसैन के मरसिए लिखा करते थे जिससे वो मुतासिर थे। और चूँकि लखनऊ का मामला उस वक्त जो था शेर व शायरी में अपने उरूज पर पहुंचा हुआ था, उस उरूज के ज़माने में दूसरे शौरा के दरमियान अपना नाम पैदा करना बहुत बड़ी बात थी, जो इन्होंने बहुत निहायत कामयाबी से खुश असलूबी के साथ निभाया। अब आइए प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखिए। पहले तो बताएंगे कि प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय था। हालात ज़िंदगी ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे, सरकारी मुलाजिम हुए, लेकिन अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में चूँकि मुहब्बे वतन थे तो इन्होंने कुछ अपने रसाइल, अपने कुछ रिसालों में अपने मज़ामीन लिखे और कुछ आर्टिकल लिखे, कुछ अफसाने लिखे छोटे छोटे, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, उनकी पॉलिसी के मुखालफत में कुछ चीज़ें लिखी, जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत उनसे नाराज़ हो गई और उनके उस पूरे के पूरे मजमूए को जला डाला। तो उसके बाद वो अंग्रेज़ों से, वो भी उनका भी दिल अंग्रेज़ों से दिल बर्दाश्त हो गया और उन्होंने उनकी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और अच्छे से लिखने लगे। उसके बाद इनके बारे में लिखेंगे, गरीब, ज़्यादा अमीर नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, दरमियाना मुतवसत तबका से ताल्लुक़ रखते थे। और इनकी जो मैदान अमल था वो गाँवों की देहाती ज़िंदगी पर था, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ देहाती ज़िंदगी पर इनकी तवज्जो मरकूज़ थी। तो जो अमूमी ज़िंदगी है उस पर भी, इनकी शहरी ज़िंदगी पर भी इनकी अफसानों में बड़ी पकड़ थी। इनके मशहूर अफसानों में गवदान थे, हमारे यहाँ का जो है वो क्या कहते हैं, जो हमने अपनी किताब में पढ़ा, हामिद ईदगाह था, कफन था, है ना। ये चीज़ें आप उनके बारे में लिखेंगे। मखदूम महीउद्दीन की नज़म चांद तारों का बन का मरकज़ी ख्याल क्या है? मखदूम महीउद्दीन ने नज़म चांद तारों के बन में निहायत खूबसूरत मंजर निगारी की। इस तरह नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखा जाएगा। चांद तारों के बन में हमें सिर्फ मंजर निगारी पे तवज्जो देनी है, और अगर हमें कुछ इससे आगे पीछे पता लगता है कि क्यों है या क्या तलाश करने जा रहे थे या किस चीज़ की बात वो लिख रहे थे या किस से मुतासिर थे, वो चीज़ लिखनी है। लेकिन हमारा पूरा फोकस चांद तारों के बन में मंजर निगारी पे जाएगा, रात की खूबसूरती पे जाएगा, चांद की कशिश पे जाएगा, तारों की कशिश पे जाएगा, राहल की बारीक रोशनी पे जाएगा और जंगल में, है ना, जंगल में बरसती रोशनी पर जाएगा। किस तरह छन छन के रोशनी आ रही है वो तमाम उस पे जाएगा।
हवा के मंजर पे जाएगा, कितना सुकून वाली पुरफिजा सुकून वाली फिजा है उस पे जाएगा, ठंडी हवा पे जाएगा, जानवरों का रोशनी में मदहोश होना है, तमाम चीज़ें उस पर, ये पूरा का पूरा फोकस उस पर जाएगा और इस तरह हम चीज़ें उस पर लिखेंगे। अगला आता है हमारा, मीर के हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखिए। देखिए मीर के हालात ज़िंदगी पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, मीर बचपन से ही कसम पुरसी की हालत में उनकी ज़िंदगी बीती। बहुत कम उम्र में यतीम हो गए थे, अम्मा भी गुजर गई, बाप भी गुजर गए, मामा ने पाला, फिर मामों से मुतासिर, मामू तो जैसे भी थे लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में उन्हें लगा कि वहाँ नहीं रहे, तो वहाँ से भाग के चले आए दिल्ली में, आकर लोगों के घरों में थोड़ी थोड़ी नौकरी की, जैसा भी उनसे पढ़ाया गया। बहुत कसम पुरसी, बहुत गरीबी की हालत में ज़िंदगी गुजारी। जितने भी उनको रिश्तेदार परवरिश के लिए जहाँ जहाँ वो गए वो मिले, उनके रवैये उनके लिए बहुत सख्त हुआ करते थे, लेकिन क्या करें, इंसान को जीना तो पड़ता ही है। उन्होंने हर तरीके से ज़िंदगी गुजारी और सोच कर गुजारी कि अल्लाह का कभी ना कभी तो उन्हें कामयाबी अता करेगा। लेकिन हुआ क्या, इतने ख़राब हालात में ज़िंदगी गुजारने के बाद उनकी कलाम, उनकी मिजाज में, उनकी उसमें मिजाज में कह लीजिए, उनके जहन में, उनके मिजाज में, उनकी तबीयत में सख्ती और तलखी आ गई, मायूसी आ गई। और इसी वजह से वो मायूसी, वो तलखी, वो सख्ती उनके कलाम में उतरी, और वो कलाम, मायूसी वाला कलाम, वो सख्ती और तलखी वाला कलाम जब लोगों के नज़र आया तो वो हाथों हाथ बहुत पसंद किया गया और उनको खिताब दिया गया, क्या, खुदाए सुन का। वो ऐसी बात जो सबके लिए को दिल भाती हो, दिल को लगती हो, उसको ऐसे हालात जो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ बीते हुए हों, इसलिए उन्हें खुदाए सुकून कहा गया। और ये तमाम चीज़ें आपको मीर के बारे में जब उनके सवाना हयात पे लिखेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। खान आरजू के यहाँ वो रहे, मामू थे, आला पाए के शायर थे, बहुत सारे शायरा उनसे इस्लाह लेने लिए आते थे। मीर ने भी उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाया, लेकिन ज़्यादा दिन वो उनके घर न रह सके। छोटे बच्चे थे, हर किसी के काम करवाया करते थे, तो इसलिए उनसे ज़्यादा दिन उनके घर ना रह सके और फिर वो दिल्ली चले आए और फिर वहाँ से लखनऊ गए और लखनऊ में उनकी बहुत पजीराई की गई और वहाँ उनको कुछ आखिर वक्त में सुकून की ज़िंदगी मैसर हुई। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम बताइए, साथ ही उनकी सन पैदाइश कब हुई, कब की है। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय है और 1888। तो सिंपल, ये नॉलेज बेस है, किताब में से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, ये याद रखने वाली बात है। अगर तारीख पैदाइश नहीं याद होती तो कम से कम एक नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। बेनज़ीर के मायने क्या हैं, यही पूछा है ना जी। बेनज़ीर का इस्तेमाल करके दो जुमले लिखिए। बेनज़ीर के मायने हैं, जिस नज़ीर कहते हैं मिसाल और बे कहते हैं नहीं को, जिसकी मिसाल नहीं, ला मिसाल, या जिसकी मिसाल ना हो उसे बेनज़ीर कहा जाता है। और बेनज़ीर के लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, दो जुमले बना दीजिए और दो जुमले सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी दो जुमले, जी जनाब, बेनज़ीर दो जुमले, जी, जिसकी कोई मिसाल ना हो, अपना आप सोच लीजिए। यहां तो कुछ भी कह सकते हैं। ताजमहल एक बेनज़ीर शाहकार है, और किसी शख्सियत के बारे में जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो उसका नाम ले सकते हैं कि उसकी शख्सियत बेनज़ीर है, या जिससे आप ज़्यादा बहुत मुतासिर हैं उसको बेनज़ीर कह सकते हैं, या जो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है उसको आप बेनज़ीर कह सकते हैं। कुछ भी, कोई भी दो जुमले। गालिब की शख्सियत बेनज़ीर है, गालिब की मिसाल कहीं नहीं मिलती। मस्तियाँ, मदहोशियाँ, बागपन किसके इस्तारे हैं, जरिए यार, सॉरी, मस्तियाँ, मदहोशियाँ, बागपन किसके इस्तारे हैं, और सुबह दम किसका इस्तारा है। मस्तियाँ, मदहोशियाँ, बागपन। खुशी, जब इंसान खुश हो जाता है तो तरह तरह की हरकतें करने लगता है। मदहोशिया, जब उसको अपना होश नहीं रहता। बागपन, अल्लाहपन, वो तमाम चीज़ें उसी।
और वो कब होते हैं? जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश है, जरूरत से ज्यादा खुश होता है। वो कोई अच्छी सी कामयाबी मिल जाए तब, कोई अच्छा सा इनाम मिल जाए तब, या कोई अच्छी सी बात उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए तब। तो ये सब खुशी के इस्तारे हैं। सुबह दम, सुबह दम जाहिर बात है, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस नज़म की हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से सुबह दम का इशारा आज़ादी की तरफ है, आज़ादी वतन की तरफ है। और आज़ादी की सुबह यानी 15 अगस्त की सुबह वाला, 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह वाला सवाल आया है। हाँ, क्या करें? मौलाना महमूद महमूद ने कोई मिसाल नहीं है। हाँ, मौलाना महमूद मदनी कोई मिसाल नहीं है। आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इसको या से नहीं लिखेंगे मिसाल नहीं है, आप लिखेंगे मौलाना साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब की शख्सियत बेनज़ीर है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें बेनज़ीर लिखना होता है। जो चीज़ हमें पूछी जाए हमें वही लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, अपनी तरफ से उसका ट्रांसलेशन करके नहीं लिखना। अगर हम अपना ट्रांसलेशन करके लिखते हैं और जो चीज़ पूछी गई, जो लफ्ज़ बोला गया है, हम वो ना लिखें तो फिर हमारे नंबर नहीं मिलते। तशबीह किसे कहते हैं? कोई दो मिसालें देकर बताइए। तशबीह किसी भी शय को किसी मुमासलत या यकसानियत की बुनियाद पर किसी दूसरी चीज़ से मिलाना तशबीह कहा जाता है। और एक तो हम अभी पढ़ चुके हैं, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तशबीह की मिसाल है। दूसरा लगाइए जरा दूसरी मिसाल। या किसी खूबसूरत को देख के कहा जाए कि उसका चेहरा चांद जैसा है ना। ये तमाम चीज़ें तशबीह की मिसाल है। किसी भी चीज़ से हम अगर मिला देते हैं किसी एक की बुनियाद पर, किसी एक यकसानियत या मुमासलत की बुनियाद पर, वो तशबीह कहलाती है। और सवाल नंबर 33, देखा इस बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। इस मिसरे में काम तमाम होना क्या है? इस मिसरे में काम तमाम होने से मुराद है, ये एक मुहावरा है और इससे मुराद काम इंसान का ख़त्म होने का है। और पैगंबर न मैसर हुआ तो खूब हुआ। इस मिसरे में खूब हुआ क्या कहिए? हैरत का इजहार है। ये कह रहे हैं कि हमारी बात को अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाने वाला कोई हमें पैगंबर मैसर नहीं हो रहा, डाकिया मैसर नहीं हो रहा, या हमारा पैगाम रसा मैसर नहीं हो रहा, तो खूब हुआ। हैरत का इजहार है, ज़्यादा अच्छाई का इजहार है, और ये एक मुहावरा है खूब हुआ होना। और अगला है हमारा, इस कसीदे में शायर ममदू की किन किन खूबियों को बताता है। ममदू किसे कहते हैं? ममदू कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए। और किन किन खूबियों को बताएगा? जो भी उसमें मौजूद हैं उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा। अच्छाई, सच्चाई, सदाकत, हौसला, रहने सहने का तरीका, जंग, शुजात, है ना, और ईमानदारी, बहुत सारी चीज़ें जो भी उसको अच्छा लगेगा वो बयान करेगा। लेकिन आपको मिसाल देके बताना है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अगला सवाल है हमारा, मरसिए में मैदान करबला में हीरो का क्या रोल होता है? करबला, मरसिया, हीरो का क्या रोल है? अरे भाई, लीडर तो होता है ना हीरो, और जंग के लिए लोगों को आमादा करता है। और जंग करने से पहले सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? जंग करने से पहले सबसे पहले अपने जो कमज़ोर लोग हैं उन सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी लीडर की, हीरो की, अपने लोगों की हिफाजत करना। फिर जो लड़ने लायक लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जवान लोग हैं, जंगजू लोग हैं, उनको जंग के लिए भेजना। अगर जंग जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ मरसिया है, जाहिर बात है सबकी शहादत है, वो सब शहीद हो जाते हैं और आखिर में खुद जंग के लिए निकलना और शहीद हो जाना, ये हीरो का रोल है। चांद तारों का बन किस तरह की नज़म है? दो खसूसियात भी लिखे हैं। चांद तारों का बन उर्दू नज़म है, आज़ाद नज़म में काफ़िए की पाबंदी की जाती है। आज़ाद नज़म है और इसमें आज़ाद काफ़िए की पाबंदी की जाती है। अब आइए हमारा सवाल नंबर 38, ये हमारे वजाहती हैं सब, इसमें
किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना, 1-2 लाइन में नहीं लेना। और अगर आप 1-2 लाइन में लेते हैं तो पर्टिकुलर लिखेंगे, स्पेसिफिक लिखेंगे, जो चीज़ है जैसा है उसको जवाब लिखेंगे। नॉलेज बेस है, तफहीम या इदराक बेस नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी। जो चीज़ जैसी है आपको उसको एज इट इज़ बयान करना है। मेरे भी जहन से उतरी, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जब हमने जो अगर शुरुआत की जो इंस्ट्रक्शन है उसको जहन में रखा होगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा इख्तियारी है, यानी कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। आपकी मर्ज़ी के ऊपर बात है कि 38 से 42 तक इख्तियारी है, ऑप्शनल है, या तो 3A करेंगे या 3B करेंगे, दोनों में से। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, इस पूरे 3A वाले हिस्से में से पूरा 1 करेंगे, 3B वाले हिस्से में से पूरा 3B ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2-4 क्वेश्चन, 2-4 सवाल आपने 3A से ले लिए और जो आपका सवाल लगेगा वो 3B में से ले लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक पूरा ऑप्शन पूरा चुनना है, या तो 3A चुनेंगे या 3B चुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से थोड़े थोड़े लेके पूरे कर देंगे। अब आइए हमारा 3A, इदारिया किसे कहते हैं? आवाम की राय को बनाने के लिए, हमवार करने के लिए हर अखबार अपने यहाँ एक पेज, एक कॉलम निकालता है जिसको इदारिया कहते हैं। और अगर तारीफ की जाए तो मुदीर की राय, मुदीर आला की राय को इदारिया कहते हैं। सुर्खी किसे कहते हैं? किसी भी खबर, मजमून, बयान और मौजू के मुख्तसर तरीन शक्ल को सुर्खी कहा जाता है। जो हेडिंग होती है ना, उसकी बात हो रही है। किसी भी खबर को मुख्तसर तौर पर समझाने के लिए और कम बात में, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा समझाने के लिए जो हेडिंग डाली जाती है वो सुर्खी कही जाती है। दरख्वास्त और दफ्तरी ख़त में क्या फ़र्क होता है? दरख्वास्त में अर्ज़ मुद्दा और शिकायत हो सकती है, ज़ाहिर बात है, कोई अपनी परेशानी तो बयान करेंगे या किसी की शिकायत करेंगे। लेकिन दफ्तरी ख़त में मीटिंग्स के मुतालिक बात हो सकती है, ऑर्डर्स के मुतालिक बात हो सकती है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुतालिक बात हो सकती है। लेकिन दरख्वास्त में सिर्फ आपकी अर्ज़ मुद्दा होगा, आपकी जो चीज़ें आपको चाहिए या जो चीज़ ग्रांट्स आपको चाहिए, जो चीज़ें आप वहाँ से चाहते हैं वो चीज़ें, या किसी की शिकायत, ये दरख्वास्त में फ़र्क है। सहाफ़त की तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ ऐसा नहीं कि सहाफ़त बहुत अच्छी है, सहाफ़त बहुत छोटी है, सहाफ़त बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं। सहाफ़त की डेफिनेशन, सहाफ़त में प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुताल्लिक़ होता है। रिपोर्ट किसे कहते हैं? 1 मिनट। नहीं नहीं, रिपोर्ट किसे कहते हैं? किसी खबर को तहरीरी शक्ल में पेश करने को रिपोर्ट कहा जाता है, जो प्योरली, जो खालिस्तन आपके मुशाहिदे की बुनियाद पर होती है। ठीक, अब आइए अगला सवाल, कंप्यूटर की तारीफ कीजिए। कंप्यूटर, जी हाँ, ये जवाब बोलते, इसी बात पे मुझे कंफ्यूजन है, वो किताब में देखना पड़ेगा और हमारे पास किताब है नहीं इस वक्त। किताब में देख लो इसको, ये फिर हाथ क्या। देखिए, ये जो सहाफ़त की तारीफ़ है ना, इसमें कन्फ्यूजन है, और अभी हम किताब देख के आपको बताते हैं कि सहाफ़त किसे कहते हैं। जो किताब में हमें दिया गया है, सवालात आंसर शीट में दी गई है, वो जवाब आपके सवाल से मैच नहीं कर रहा, टैली नहीं कर रहा। कंप्यूटर की तारीफ, ज़ाहिरी बात है, कंप्यूटर तो आपने सबको कहा, ऐसी मशीन, ऐसी चीज़, ऐसी डिवाइस जो हिसाब व किताब से मुताल्लिक काम करती हो। ये कंप्यूटर की मुख्तसर सी तारीफ़ है जो शुरुआत में बयान की गई थी, और अब तो कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे पर हावी है। अगला, सहाफ़त और रिपोर्ट में फ़र्क क्या है? सहाफ़त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहते हैं, जबकि रिपोर्ट किसी खबर के तैयार करने को कहते हैं। सहाफ़त की, अब यहाँ पे जो है फ़र्क वो समझ में आता है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि सहाफ़त जो हम कह रहे हैं, किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको मिला के कहा जाएगा, और ख़बर तो किसी एक पर्टिकुलर खबर के लिए कहा जाएगा, रिपोर्ट तैयार करने का कहा जाएगा। दफ्तरी नोट किसे कहते हैं? दफ्तरों में जो नोट रोज़मर्रा के काम के लिए छोटे छोटे इशारे दिए जाते हैं और लिखवाए जाते हैं, आपकी शीट के सबसे नीचे
जो आपकी ऑर्डर शीट होती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे स्टार बना के जुमले लिखे जाते हैं वो सब दफ्तरी नोट कहलाते हैं। और उसमें रोज़मर्रा के काम काज लिखे जाते हैं, उसे दफ्तरी नोट करते हैं कि फाइल किसके पास जा रही है, उसे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ कहाँ भेजना है और कितने वक्त में भेजना है, वो सब छोटे छोटे नोट्स की शक्ल में भेज दिए जाते हैं। तो आप सिर्फ इतना शॉर्ट में लिखेंगे, दफ्तरों में जो नोट रोज़मर्रा के काम काज में लिखे जाते हैं उसे दफ्तरी नोट कहा जाता है। और ख़तो किताबत की तारीफ़ कीजिए। ख़तो किताबत सो सिंपल, किसी भी किस्म के ख़तो किताबत में आते हैं, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो या बिजनेस के हो। निजी या सरकारी खतूत को ख़तो किताबत कहा जाता है। अब आइए, इदारिया और सुर्खी में फ़र्क बता चुका मैं। मुदीर की राय जो होती है वो इदारिया होता है, और जो खबर की शॉर्ट फॉर्म में सुर्खी बनाई जाती है, हेडिंग डाली जाती है ताकि लोग उसे पढ़ के अट्रैक्ट हों, चौंकें या उसको आगे पूरा पढ़ने के लिए कन्विंस हो, उसे सुर्खी कहा जाता है। इदारे में कोई एक पर्टिकुलर मौजू होता है और सबक तो जो हमारे पास आती है उसे एज इट इज़ बयान किया जाता है। इदारे में किसी ख़ास मौजू पर मुदीर की राय होती है, जबकि सुर्खी किसी खबर की ख़ास पहचान होती है। कितने करने थे? 5 करने थे, हमने कितने करे? 10 कर दिए, है ना जी। हमने इसलिए करे कि हमें जो सबसे इंस्ट्रक्शन सबसे बाद में मिली कि सिर्फ 5 करने। अगर हम इंस्ट्रक्शन से पहले पढ़ लेते तो 5 ही करते। जैसे हमें 15 मिनट पहले भी ले सवालात पढ़ने के, उसमें तमाम चीज़ें जब पढ़ लेंगे तो हम इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। सवाल नंबर 39, सहाफ़त किस तरह का पेशा है? वाइट कॉलर पेशा है। सहाफ़त एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर पेशा है। कंप्यूटर से किस तरह के काम लिए जाते हैं? कंप्यूटर से अब तो पहले सिर्फ कैलकुलेशन का काम लिया जाता था, अब हर तरह के काम कंप्यूटर से लिए जाते हैं। और इन्होंने लिखा है सिर्फ ईमेल वगैरह भेजे जाते हैं कंप्यूटर से, है ना। तो आप जो किताब में लिखा है उसके हिसाब से जवाब दें ताकि आपके नंबर बने रहें। कंप्यूटर से होने वाला एक काम बताइए, ईमेल। हो गया, सॉरी। सहाफत के मैदान में किस तरह जाया जा सकता है? ये थोड़ी ना है कि कोई भी उठे और सहाफत के मैदान में चला जाए। इसका पूरा एक कोर्स होता है जर्नलिज्म का, वो पढ़ा जाता है। हमने जो इसमें सबक पढ़ा था उसमें लिखा था कि उसको 10वीं भी नहीं, 10वीं पढ़ा इंसान था, वो किसी के यहाँ चला गया, कुछ काम घरेलू काम करने जाता था, उसने किसी रिपोर्ट सहाफ़ी के पास भेजा, अखबार लिखने वाले के पास भेजा। उसने कई दिन अपने यहाँ बुलाया और उसे कहा कि कुछ लिखो, और जो भी वो लिख के ले जाता था वो रद्दी की नज़र कर दिया करता था। कई दिन बाद उसने देखा क्या लिख के लाया, फिर उससे कहा कि हाँ कुछ बेहतर लिख के लाओ। वो प्रैक्टिस का अमल है ना। अब तो सीधा सीधा कोर्स होता है। इसमें लिखा है तालीमी लियाकत के साथ ज़बान पर कुदरत और तमाम मौज़ूआत पर मालूमात होने पर इस मैदान को चुना जा सकता है। तालीमी लियाकत मतलब कोर्स करने के बाद। अखबार में सुर्खी की क्या अहमियत है? अखबार में सुर्खी अगर अच्छी हो तो अखबार का कारी उसे पूरा अखबार पढ़ने पर आमादा हो जाता है। तजस्सुस क्रिएट करने के लिए, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए सुर्खी की अहमियत है। जब तक दिलचस्पी पैदा करने के लिए, जब तक आप दिलचस्पी पैदा नहीं करोगे तब तक कारी अखबार नहीं पढ़ेगा। तो सुर्खी की अहमियत दिलचस्पी क्रिएट की जाती है, पैदा की जाती है, ताकि कारी पूरी खबर या पूरा अखबार पढ़ने को राज़ी हो, तैयार हो। अखबार में इदारिये की क्या अहमियत है? अखबार में इदारिये की अहमियत यह है कि मुदीर मौजूदा हालत पर अपनी राय पेश करता है, अपनी राय पेश कर रहा है, देख लीजिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि लोगों की राय हमवार करने के लिए इदारिया लिखा जा रहा है। वहाँ जो हमने किताब में पढ़ा वो ये है कि मुदीर लोग अपनी राय पेश कर रहा है हालात पर, क्या सही क्या गलत उसके नज़रिए से। लेकिन यहाँ आजकल किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? लोगों की राय अम्मा को हमवार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट किस तरह तैयार की जाती है? मुशाहिदे की बुनियाद पर, मुकम्मल मुशाहिदे की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। और कैसे? जब कोई ख़बर सामने आती है तो उसकी मुकम्मल मालूमात हासिल करके इसके बारे में लिखा जाता है। मुकम्मल मालूमात कैसे हासिल की जाएगी? कब, कहाँ, कैसे, कौन लोग शामिल, कितने बजे, कौन सी तारीख, कौन सा दिन, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। किनसे पूछा गया वो भी आपको लिखनी है। तो इस तरह हमारी खबर तैयार की जाती है।
रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट करने वाले को तैयार करने वाले को क्या कहते हैं? रिपोर्टर। अब ये फिर मारूजी सवाल आ गए। सहाफत मुंदरज झैल में से जवाब के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। सहाफत किस तरह का पेशा है? नंबर 1, सहाफत एक मुअज़्ज़िज़ बासर पेशा है। सहाफत बेकार पेशा है। सहाफत में किसी तरह की इज्जत नहीं होती। सहाफत बहुत पैसे वाला है। आजकल हम क्या देखते हैं? आजकल जो हम देखते हैं हम उसको नहीं लिखेंगे, जो हमारी किताब में हम उसके हिसाब से लिखेंगे। सहाफत एक मुअज़्ज़ज़ और बासर पेशा है। सहाफत बेकार पेशा हो ही नहीं सकता। सहाफत में किसी की इज्जत नहीं, ऐसा भी नहीं है। सहाफत में बहुत पैसा, ये ठीक है, लेकिन असल में क्या है? एक मुअज़्ज़ज़ और बासर पेशा है। पैसा तो हर चीज में मिल जाता है। या रिपोर्ट की अमूमन कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 5। रिपोर्ट की अमूमन कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 5। हमारे पास रिपोर्ट की 5 इकसाम है। डी। 41, आज के दौर में सहाफत के मैदान में नौकरी पाना आसान है या नहीं है, या बिल्कुल नहीं है, या पा सकते हैं? या डी, अगर ज़बान मौज़ूअ और मालूमात का इल्म अच्छा है तो नौकरी मिलने में आसानी हो जाती है। देखिए, ऐसा तो है ही नहीं कि सहाफत में मैदान में नौकरी ना मिले। ऐसा तो है ही नहीं कि सहाफत के मैदान में नौकरी ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने जगह जगह अपने चैनल खोल रखे हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं नौकरी नहीं मिले, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। अब आइए, पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं, लेकिन कौन लोग पा सकते हैं? वो लोग पा सकते हैं अगर आपको ज़बान और मौज़ूआत का इल्म अच्छा है तो नौकरी मिलने में आसानी होती है। या रिपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी है तवाला तो लंबी हो, बहुत लंबी हो, मारूजिया तो बहुत छोटी हो, 1-2 या सिर्फ कुछ अल्फाज पर मुश्तमिल, या इख्तिसार के साथ हो, सारी चीज़ें कवर की जाती हो, या मौज़ूई हो या किसी टॉपिक पर हो। रिपोर्ट की सबसे बड़ी खूबियत तवालत लंबी तो हो ही नहीं सकती, मारूजियत भी नहीं हो सकती, इख्तिसार हो सकता है, मौज़ूई नहीं हो सकती। इख्तिसार के साथ हो रिपोर्ट। अगर मौजू के एतबार से होगी तो फिर वो क्या होगा? वो हमारा मजमून हो जाएगा। इसमें मारूजियत दी हुई है 41 का, दिखाइएगा जरा एक बारी। जवाब नंबर 41 का डी, बी ना? मुझे तो यही लिखता है इख्तिसार के साथ है। मारूजियत, मारूजियत तो ऑप्शनल है ना, मुझे तो इख्तिसार लगता है। आप लेकिन फिर भी एक बार किताब को कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट हमारी अखबार में देनी होती है। अखबार में हमें बहुत सारी खबरें देनी होती हैं। जब बहुत सारी खबरें देनी है तो हमें इख्तिसार के साथ अपनी बात को पूरा करने का वो होता है, सलीका आता है, तरीका करना पड़ता है। और उसमें हम इख्तिसार जो है हमारी बहुत बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन उसमें कोई बात हमारी छूटनी नहीं चाहिए। सहाफ़त और रिपोर्ट की तारीफ लिखिए, दोनों में फ़र्क बताइए। बताया था, ये तो पहले भी बता चुके हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मिलकर सहाफ़त बनाते हैं, और रिपोर्ट जो जैसा है जिस किसी ख़ास इंसिडेंट या वाक़े के लिए तैयार की जाती है, उस जो चीज़ जो तहरीर हम किसी ख़ास वाक़या और किसी ख़बर के लिए तैयार करते हैं, वो रिपोर्ट कहलाती है। 38 भी देखिए, या तो हमारा पूरा का पूरा ऑप्शन एक पूरा हो गया पोर्शन। अब दूसरा हम चलते हैं। इसी के साथ ही हमारा सेशन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगले हफ्ते दूसरे सेशन में इसका बाकी हिस्सा पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।